हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही, ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना केटीजी का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं और ये लेक्चर पूरा का पूरा बेस्ड है गैस लॉज के ऊपर, ठीक है। आपके काफ़ी सारे गैस लॉज हैं और उनको हमें, देखो सारे के सारे जो गैस लॉज आए थे ना, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो काइनेटिक थ्योरी के बनने से पहले आए थे सारे के सारे। तो आज सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या काइनेटिक थ्योरी ने सारे के सारे गैस लॉज को सही तरीके से समझा पाया कि नहीं समझा पाया, क्या बता पाया कि नहीं बता पाया। वैसे तो भाई काइनेटिक थ्योरी अगर बता पाएगी तभी तो वो वैलिड हो पाएगी, तो ये तो क्लियर है कि काइनेटिक थ्योरी समझाएगी लॉस को, लेकिन किस तरीके से समझाएगी, कैसे बताएगी, ये सारा सब कुछ देखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक, और कुछ थोड़े बहुत मैं न्यूमेरिकल्स भी लाया हूँ। ठीक है, मज़ा आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर अपना भाई। तो शुरुआत करते हैं बेटा जी। देखो, पहले नियम कानून से ही स्टार्ट करते हैं। पहला जो नियम कानून दिया था वो बॉयल साहब ने दिया था। देखो, इनका बहुत बड़ा हाथ था। किसमें हाथ था? बॉयल साहब का। मैंने आपको कल भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि 1675 में इन्होंने अपना एक लॉ दिया था। ठीक है, लॉ तो नहीं कह सकते हैं उसको, बस इन्होंने ये बताया था कि जो भी स्मेल है, जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, स्मेल है, टेस्ट है, ठीक है, ये इलास्टिसिटी है, ये सारे के सारे पार्टिकल के मोशन से रिलेट करता है। ठीक है, पार्टिकल्स का मोशन होता है, मैटर के पार्टिकल्स का मोशन होता है, ठीक है, उस वजह से होता है। ठीक, और उन्होंने एक स्पेशल लॉ भी दिया हुआ है अपना भाई साहब। तो इस लॉ की भी चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने क्या कहानी बताई। ठीक, देखो इन्होंने जो गैस लॉ था, जो अपना बॉयल्स लॉ के नाम से जो फेमस है, वो 1661 में ही दे दिया था। ठीक है, और केटीजी से कुछ रिलेटेड, या फिर हम बोलें कि मैटर के पार्टिकल्स मोशन करते हैं, ये चीज़ इन्होंने 1675 में बताई थी। कल मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था इसका डेट के साथ इसका बैकग्राउंड बताया था। तो अगर आपने नहीं पहला लेक्चर देखा है तो आप देखो जाके, तब चीज़ें समझ पाओगे क्या कहानी है। ठीक है, नहीं भी देखोगे तब भी समझ जाओगे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बॉयल साहब ने क्या बोला है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, कि अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है, ठीक, किसी भी गैस में टेम्परेचर को कांस्टेंट है। देखो मैं सिंपल सा एक सिलेंडर लेकर चलूंगा यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ये एक सिलेंडर है, ये इस पर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और ये पिस्टन कैसा है? मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है। ठीक, अब इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर पड़े हुए हैं, गैस पार्टिकल सारे के सारे। ठीक, अब कहानी क्या है, भाई साहब क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें हम। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। ठीक, देखो टेम्परेचर को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया यहाँ पर T बराबर कांस्टेंट, ठीक है, और हम इस कंटेनर को हीट दे रहे हैं नीचे से, ठीक है, डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं। क्यू क्या है यहाँ पर? हीट, हीट कुछ दे रहे हैं। ठीक, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हीट दे रहे हैं, इसके पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो वो मोशन बढ़ेगा और तेज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कल मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो जरा, क्या होता था? के ई इक्वल्स टू 3/2 PV या फिर 3/2 NRT। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब हमको क्या बोला गया कि भाई साहब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जैसे ही हमने हीट सप्लाई की, पार्टिकल का मोशन बढ़ा, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर खिसका देंगे। ठीक, जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाएगा पार्टिकल्स को, ठीक है, मोशन करने के लिए। ठीक, और टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, हमने और हीट दी, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ने वाली थी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से जैसे ही प्रेशर बढ़ने वाला था हमने वॉल्यूम और बढ़ा दिया। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया फिर से क्या हुआ? टेम्परेचर वही हो गया, ठीक है, और प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पी वी इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब? NRT। अब साहब बोल रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो पी वी बराबर कांस्टेंट। ठीक,
यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि P1V1 बराबर P2V2, ठीक, या फिर P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। यहाँ से हमने एक फॉर्मूला ये निकाल लिया। अच्छा देखिए, इसमें वैसे काफ़ी सारे ग्राफ्स बनते हैं। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ आएगा, एवोगाड्रोस लॉ आएगा, ठीक है, गेलुसैक लॉ आएगा, तो इसमें बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कशन नहीं करूँगा। कारण क्या है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में फिर से यही सब पढ़ेंगे और वहाँ प्रॉपर तरीके से ग्राफ्स पर डिस्कशन होगा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर ग्राफ्स नहीं बनाऊँगा, ठीक है। आप लोगों को अगर ग्राफ ज़्यादा समझने हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 लेक्चर का और वेट करिए, ठीक। जब प्रॉपर तरीके से वहाँ ये बॉयल्स लॉ है, वहाँ इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक। और आइसोथर्मल प्रोसेस के ढेर सारे ग्राफ बनाएंगे, वहाँ बहुत अच्छे से सीखेंगे ग्राफ्स के बारे में, इंडिकेटर डायग्राम जो बोलते हैं, ठीक है। मेनली मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं बनाऊंगा अभी फिलहाल, ठीक। देखो ये तो बेसिकली बॉयल साहब ने 1661 में कहा, ठीक, कुछ इस तरीके की कहानी कही, ठीक है। अब क्या केटीजी इस पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है या नहीं बैठती है, उसके बारे में केटीजी क्या कहती है देखते हैं। देखो, हमको पता है जो काइनेटिक थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल्स टू वो mn/3v और URMS का स्क्वायर। ये सबको पता है? पता है भाई, पहला लेक्चर देखो, वहां प्रॉपर तरीके से इसका पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम KTG। अच्छा, यहाँ पर हम इन सारे जो लॉ पढ़ेंगे सब इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, बहुत चिल्लाते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, जस्ट एक मैथमेटिकल बोल सकते हैं, मैथमेटिकल एक हमने ऐसी कैलकुलेशन की, ठीक, जिसमें जो रिलेट करता है, क्या रिलेट करता है, जो गैस की स्टेट के वेरिएबल को रिलेट करता है। अब गैस की जो स्टेट्स होती हैं उनके वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब चीज़ों को रिलेट करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती हैं, ठीक। तो अलग अलग स्टेट को बताते हैं, अलग अलग वेरिएबल रिलेट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखो बेटा, ये हमारे पास प्रेशर का आ गया एक्सप्रेशन। अब यूआरएमएस देखो, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी यहां पर डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, केटीजी में टेम्परेचर पर। भाई काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी भी डिपेंड करती है। शायद आपने यूआरएमएस का फॉर्मूला पढ़ा हो, √3RT/m। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टोटल मास होता था m टोटल। तो URMS का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3RT/m टोटल। इसको यहाँ बेटा पुट किया, ठीक, तो पुट किया तो हमारे पास क्या आया, P इक्वल्स टू MN/3V इंटू 3RT/m टोटल। देखो ये भी m टोटल है, ये भी m टोटल है, कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो v को इधर मल्टीप्लाई कर दो, PV इक्वल्स टू RT। अब जरा ध्यान से देखिए, R भी कांस्टेंट है हमारा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो PV बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। देखो, काइनेटिक थ्योरी का जो एक्सप्रेशन आया था, प्रेशर एक्सप्रेशन, उससे भी हमने यही चीज़, सेम चीज़ प्रूफ कर दी, ठीक है। तो यही है कि काइनेटिक थ्योरी सही बैठी कि नहीं बैठी गैस लॉस पर, ठीक है। जब गैस लॉ आए थे तो पहले ये कहानी थी, फिर काइनेटिक थ्योरी को हमने अप्लाई किया तो भी यही कहानी निकल के आ रही, मतलब एकदम परफेक्ट काइनेटिक थ्योरी बैठी, ठीक। जरा ग्राफ बनाते हैं 1-2। देखो बेटा, ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, सबसे पहला प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आएगा। देखो यहां पर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। इस इक्वेशन से ये चीज तो पता चल रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया पहला ग्राफ, ठीक है। अगर मैं दूसरा P और 1/V के बीच में ग्राफ बनाऊं तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर PV बराबर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो P बराबर
कांस्टेंट को के लिख लेते हैं, के अपॉन वी। ठीक, तो हमें पी और 1/v के बीच में ग्राफ बनाना है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है, तो यहाँ पर ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। जब भी बेटा कोई दो चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं तो हमेशा उनके बीच में ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, और भी इसके ग्राफ्स हैं, और भी इसके ग्राफ्स हैं, वो सब हम थर्मो में देखेंगे। यहाँ ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे ग्राफ्स पर, यहाँ इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमें गैस लॉज में ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, अगले लॉ पर चलते हैं, चलिए छापिए ये। ठीक, अगले लॉ पर चलते हैं। अगला देखो हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ। ठीक, चार्ल्स लॉ देखो वो 1661 में आया था, ये 1787 में आया था। अभी भी केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो प्रॉपर तरीके से केवल उसका बेसिक चल रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1738 में बर्नौली साहब ने कुछ कुछ चीज़ें बेसिक्स जो उनकी बुक थी हाइड्रोडायनेमिक का, उसमें कुछ कुछ बेसिक बताया था काइनेटिक थ्योरी का। ठीक है, उसके बाद 1787, उसके बाद देखो चीज़ों को बर्नौली साहब के बाद के जो चीज़ें हैं ना, प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट चालू हुआ, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए बीच में, लेकिन प्रॉपर जो डेवलपमेंट चालू हुआ वो 1856 में अगस्त क्रोनिन साहब ने बताया था कि काइनेटिक गैसेस के पास केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ठीक है, फिर 1857 में ये आपके आगे थे क्लॉसियस साहब, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको थोड़ा और बताया था कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन भी होता है। तो ये बात है 1787 की। अभी केटीजी अपने बेसिक फेज में है, बेसिक फेज में है। ठीक, उस टाइम पर ये गैस लॉ आया था। अब ये क्या बोलता है, इसको भी जरा समझ लो। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो जरा, फिर से वही हमें सिलेंडर लेना है समझने के लिए प्रॉपर तरीके से। ये सिलेंडर लिया आपने, ठीक है, इसमें गैस भरी और इसको गैस चूल्हे पर उठाकर रख दिया। ये नीचे से हम हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू। ठीक, वो लाइट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर रखा है, प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर न तो बढ़ेगा न घटेगा। ठीक, हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, हीट देने से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर खिसक जाएगा। भाई पिस्टन को ऊपर खिसकना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर पिस्टन ऊपर नहीं खिसका और आप हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स और तेज वाइब्रेट करेंगे, दीवार से टकराएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, देखा ना, प्रेशर कुकर आप रखते हो गैस के ऊपर, आग लगाई चूल्हे में, ठीक है, कुछ देर बाद क्या होता है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, फिर सीटी ऊपर होती है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, सीटी डाउन हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा ही सीन है कि पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तभी तो प्रेशर को मेंटेन कर पाएंगे, तभी तो प्रेशर को कांस्टेंट रख पाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ से फीलिंग इंट्यूशन ये समझ में आ रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो सीधी सी बात है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होना चाहिए। कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ाना चाहिए, वॉल्यूम। देखते हैं, देखो पी वी इक्वल्स टू क्या है भाई साहब, एन आर टी। अब भाई साहब ने बोला है, चार्ल्स साहब ने क्या बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो एन आर अपॉन पी इंटू टी। तो V बराबर, इसको K ले लेते हैं, कांस्टेंट है, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो K T। तो यहां से क्या आ गया, V इज प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, यहां से हम क्या लिखते हैं, V1 अपॉन T1, V1 अपॉन T1, ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, V2 अपॉन T2 के। ठीक, तो इस तरीके से एक एक फॉर्मूला हमने यहां से निकाल लिया। याद रखना चार्ल्स लॉ का, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब फिर से वही बात कि साहब काइनेटिक थ्योरी लगा के दिखाओ हमें कि ये सही बैठता है कि नहीं बैठता, काइनेटिक थ्योरी सही बैठती कि नहीं बैठती इस लॉ के ऊपर। तो देखते हैं, लगाते हैं यार, क्या दिक्कत है भाई। देखो फिर से वही प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या था, सॉरी, एम एन अपॉन 3V इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको हम सेट करते हैं, सेटिंग बैठाते हैं, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2/3 NV और 1/2 M URMS का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 2 को इधर ले आया यार और n को यहीं रहने दिया, m को उधर ले गए। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल आया,
एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ करती थी, मेरे बच्चों को याद होगा, क्या हुआ करती थी, 3/2 kT। कुछ याद आया, 3/2 kT, कल ही कराया है ये, ठीक है। 3 से 3 को उड़ा दो, 2 से 2 को उड़ा दो, तो प्रेशर बराबर क्या बचा, NK/V इंटू टी। ठीक, अब प्रेशर क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है, जरा ध्यान से देखो, V बराबर NK/P इंटू टी। ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म है भाई, N भी कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, K भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट है, प्रेशर तो पहले से ही कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, टेम्परेचर का। ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर का। ठीक, तो यहाँ भी काइनेटिक थ्योरी बिल्कुल सटीक बैठती है। अब इसके कुछ ग्राफ्स, एक दो ग्राफ हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले वी टी का ग्राफ, पहला ग्राफ, तो उसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी, पी बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा ग्राफ पी वी का बनाऊं, ठीक है। अब देखो प्रेशर तो कांस्टेंट रहना है, वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, ये इस तरीके से, ये। ठीक, तीसरा ग्राफ, ग्राफ्स देखो बहुत बनेंगे, अभी हम यहाँ पर बस बेसिक बेसिक एक दो ग्राफ बना रहे हैं, पी और टी का। ठीक, पी और टी का, अब इसमें भी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरीके से। ठीक, अच्छा स्लोप क्या इस ग्राफ का बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप अगर हम निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, V/T। ठीक, टेन थीटा, अरे भाई टेन थीटा, ये V और ये क्या टी, और V/T देखो बेटा क्या है, अगर PV इक्वल्स टू NRT इक्वेशन से देखो, PV इक्वल्स टू NRT से, तो PV इक्वल्स टू NRT, हमको V/T चाहिए, तो V/T इक्वल्स टू NR/P। तो स्लोप क्या आ जाएगा इस ग्राफ का, NR/P, अगर कोई आपसे स्लोप पूछ लेता है। ठीक है, वैसे तो इस प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं आइसोबैरिक, जब प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, और इसको बोलते हैं आइसोबैरिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, इसको भी आइसोबैरिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम कम होगा तो आइसोबैरिक कंप्रेशन बोल देते हैं। ठीक, वो सब थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, फिलहाल अभी यहाँ तक चलते हैं, छापो इसको। आगे चले, अगला कौन सा लॉ है, गेलू-सैक लॉ। देखो ये 1808 में आया था, अभी भी काइनेटिक थ्योरी अपना पूरा का पूरा फेस, जो बेसिक वाला फेस था उस फेस में थी। ठीक, अभी भी मॉडर्नाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ था, बस चल रही थी, बन रही थी, हल्की फुल्की कुछ बातें आई थी काइनेटिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, उस टाइम पर ये साहब क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम अगर हमने किसी कंटेनर का कांस्टेंट कर रखा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर से वही कंटेनर आप बना लो, देखो फीलिंग के लिए हम कंटेनर बना लेंगे, ठीक है, अच्छे से और समझ में आएगा। हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू, इसके अंदर कुछ गैसियस पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब हमने हीट दी, अब आपने कहा कि इसको पिस्टन को फिक्स कर दिया, पिस्टन कैसा है, फिक्स। तो ये तो समझ में आ रहा सीधा सीधा, अगर आप हीट दोगे तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस तो उतना ही है दौड़ने के लिए, ठीक है, अगर स्पेस उतना ही है तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाने लगेंगे। तो पीच प्रोपोर्शनल टू टी डायरेक्ट इंट्यूशन से समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं है, नहीं तो कर लेते हैं। पी वी इक्वल्स टू क्या है, NRT। ठीक, अभी आप क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P बराबर NR/V इंटू टी, ये टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो P/T बराबर कांस्टेंट। ठीक, यहाँ से एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं लोग बाग, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखो, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक, अब देखते हैं काइनेटिक थ्योरी भाई क्या कहती है, क्या काइनेटिक थ्योरी इसको समझा पा रही है कि नहीं समझा पा रही है। ठीक, तो फिर से वही प्रेशर एक्सप्रेशन, देखो एक ही एक्सप्रेशन सब कुछ बता देगा, Mn/3V इंटू URMS का
स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप जानते हैं। यू आर एम एस बराबर बेटा क्या होता है, √3 RT अपॉन टोटल मास। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, यू आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 RT अपॉन टोटल मास। वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपके पास क्या आ गया, P इक्वल्स टू mn अपॉन 3V इंटू 3 RT अपॉन एम टोटल से ये मर गया, 3 से 3 मर गया, तो P बराबर क्या बचा, RT अपॉन V। ज़रा ध्यान से देखो, V कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, T आ गया। यही तो हम पहले भी कह रहे थे, P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, P इज प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पर P इज प्रोपोर्शनल टू T ही तो है। ठीक है, P/T बराबर कांस्टेंट। तो भाई साहब यहाँ भी सटीक बैठ गई KT जी आपकी। ठीक, कुछ ग्राफ्स भी देख लेते हैं। पहला ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन, ठीक पहला। और यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूँ तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, P/T, कुछ इस तरीके से, ये T ये P, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और P/T क्या है बेटा, P/T क्या है, NR अपॉन V, तो उसका स्लोप क्या आ गया, NR अपॉन V। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, तो स्लोप कम होता जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, दूसरा किस किस के बीच में बनेगा, P और B के बीच में। अब देखो प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे आता है। ठीक है, तीसरा P और T के बीच में, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन प्रेशर, सॉरी P और T के बारे में, अच्छा 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 एक सेकंड, वॉल्यूम कांस्टेंट है, P और T का ग्राफ, तो P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P और T नहीं बनाना है हमें, T और V बनाना है, T और B। यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, इसको देखो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, आइसोकोरिक, इस प्रोसेस को थर्मो में आप समझेंगे, आइसोकोरिक हीटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर कुछ ऐसा हो ग्राफ, तो देखो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, तो टेम्परेचर कम होगा। इसको बोलते हैं आइसोकोरिक कूलिंग। ठीक, ये सब वहाँ देखेंगे, फिलहाल अभी हमें केवल इतना ही देखना है कि देखो प्रेशर क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है तो भी क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेम यहाँ पर है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट दे रहे हैं, ठीक, तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर घट रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या है, उतना का उतना ही है। ठीक, चलते हैं भाई अगले लॉ पर, छाप लीजिए इसको। एवोगाड्रोस लॉ, ये भी देखो 1812 में आया था, अभी भी केटीजी नहीं बनी। केटीजी का जो एक्सपेंशन हुआ था वो 1857 के बाद, 1857 के बाद ही सारा सब कुछ हुआ था। ठीक है, मैक्सवेल साहब ने तभी सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया था। फिलहाल तो अभी ये सब गैस लॉ चल रहे हैं सारे के सारे जो बने थे। एवोगाड्रोस साहब क्या बोलते हैं, इनकी बातों को थोड़ा समझते हैं। ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल और सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मास m1 है, इनकी वेलोसिटी v1 है, इनके नंबर ऑफ मोल्स n1 है। ठीक, यहाँ पर दूसरा कंटेनर है, यहाँ पर गैस का मास m2 है, एक मॉलिक्यूल का, वेलोसिटी v2 है, नंबर ऑफ मोल n2 है। प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक, यहाँ पर भी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या है, सेम है। सेम प्रेशर टेम्परेचर, ये देखो सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी इक्वल है, कि इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रूव करना है कि n1 बराबर क्या होना चाहिए, n2 होना चाहिए। ठीक, तो
सीधा सीधा हम इसे काइनेटिक थ्योरी के एक्सप्रेशन से ही करते हैं। जरा ध्यान से देखो, यहां पर इस कंटेनर के अंदर जो गैस, इसको गैस वन बोल देते हैं, गैस वन, इसको क्या बोल देते हैं, गैस टू। देखो जरा, अगर मैं P1 की बात करूं, ठीक है, P1 की बात करूं तो क्या आ जाएगा, M1 इंटू N1, N1 अपॉन 3V इंटू U, यहाँ पर V1 है तो V1, RMS वेलोसिटी है V1, तो RMS ना लिखूं तो घबरा मत जाना, इसका स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही P2 आपका बेटा क्या होगा, M2 इंटू N2 अपॉन 3V इंटू V2 का स्क्वायर, ठीक। अब आपने कहा है कि दोनों का क्या होना चाहिए, प्रेशर बराबर होना चाहिए, कर दो। तो प्रेशर बराबर होना चाहिए, तो प्रेशर P1 बराबर P2, दोनों कंटेनर का प्रेशर सेम है, तो M1, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, M1 N1 V1 का स्क्वायर अपॉन 3V बराबर M2 N2 V2 का स्क्वायर अपॉन 3V, 3V से 3V खत्म। अच्छा, N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ करता था, अगर आपको याद हो, N बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो N को क्या लिख सकते हैं, N इंटू एन ए, तो N1 क्या हो जाएगा, N1 इंटू एन ए, और N2 क्या हो जाएगा, N2 इंटू एन ए, वैल्यू डाल दो, ठीक। तो M1, देखो एन ए तो दोनों साइड से कट जाएगा, तो M1 N1 इंटू V1 का स्क्वायर बराबर M2 N2 इंटू V2 का स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं कि कंटेनर का टेम्परेचर सेम है। अगर कंटेनर का टेम्परेचर सेम है तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, एक मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kT, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल की हाफ M1 V1 स्क्वायर बराबर हाफ M2 V2 स्क्वायर बराबर 3/2 kT, ये लिख सकते हैं भाई। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। चाहे इसका एक मॉलिक्यूल ले लो, चाहे इसका एक मॉलिक्यूल ले लो, टेम्परेचर अगर सेम है तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, तो इतना सोचना ही नहीं है, सेम रहने वाली है। तो ये कह सकते हैं M1 V1 स्क्वायर बराबर M2 V2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, M1 फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, M1 N1 V1 का स्क्वायर बराबर M2 N2 V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई इधर क्या, M1 V1 स्क्वायर और इधर M2 V2 स्क्वायर, इससे ये मरा, इससे ये मरा, इससे ये मरा, इससे ये मरा, तो N1 बराबर क्या आ गया, N2 आ गया। और एवागाड्रो साहब की जो हाइपोथेसिस थी या फिर जो लॉ था, ठीक, उस पर भी काइनेटिक थ्योरी बिल्कुल सटीक बैठती है, ठीक है। देखो प्रूफ कर दिया हमने, N1 बराबर क्या आ गया, N2 आ गया। छापिए इसको, चलो आगे चलते हैं भाई, ठीक। अगला क्या है, ग्राम्स लॉ, ठीक है, ये 1848 में आया था, ठीक। अब यहाँ पर नींव बन चुकी थी प्रॉपर तरीके से काइनेटिक थ्योरी की, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब उस पर काम होना था, ठीक, और लेकिन उससे पहले लॉ आ गया था 1857 में, नींव प्रॉपर बन गई थी, उससे ये कुछ 9 साल पहले आया, 9-10 साल पहले आया, ठीक है, 10 या 11 साल पहले आया, ठीक। क्या इसको भी डिफाइन करती है कि नहीं करती है,
केटीजी का जो एक्सप्रेशन आया था या फिर काइनेटिक थ्योरी देखते हैं, चेक करते हैं इस पर भी। ठीक है, ग्राम्स साहब क्या बोलते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी व्हेन स्टडी स्टेट ऑफ द डिफ्यूजन इज रीच्ड देन प्रेशर बिकम इक्वल। ठीक है, क्या बोलते हैं ये भाई साहब कि कहते हैं कि जब भी डिफ्यूजन होगा किसी कमरे के अंदर, डिफ्यूजन आप समझते हो कि कुछ भी हमने पकाया, ठीक है, तो उसकी खुशबू आ रही है, पार्टिकल्स घूमते हुए आ रहे हैं आपकी नाक तक, ठीक है, वो डिफ्यूज़न होता है। ठीक, तो डिफ्यूज़न में ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है ना, वो पार्टिकल की डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर पार्टिकल भारी है तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, कम होगा। ठीक, और पार्टिकल हल्का है तो उसका रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा। ये बेसिक इंट्यूशन है देखा जाए तो। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखो प्रेशर डेरिवेशन हमने किया था, P इक्वल्स टू क्या होता था, mn अपॉन 3v इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसे एक और तरीके से देखते थे हम। P बराबर, ये टोटल मास था, m टोटल अपॉन v इंटू 1/3 यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास क्या आ जाता था, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ρ/3 यू आर एम एस का स्क्वायर, ये आ जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या बोल रहा है, स्टडी स्टेट पे जब डिफ्यूजन हुआ उस टाइम पर स्टडी स्टेट का क्या मतलब है, प्रेशर इक्वल है, तब की बात चल रही है जब प्रेशर क्या है, इक्वल है। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। कोई गैस 1 है, उसका प्रेशर कितना होगा गैस 1 का, ρ1, उसकी डेंसिटी हमने 1 ले ली, 3 इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक, u1 उसकी वेलोसिटी भी अलग होगी। ऐसी कोई दूसरी गैस है, उसका प्रेशर P2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ρ2/3 इंटू u2 आर एम एस का स्क्वायर। अब मैं u2 आर एम एस u1 आर एम एस नहीं लिखूंगा, u1 और u2 लिखूंगा। अब बोला स्टडी स्टेट है, प्रेशर इक्वल है, डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो P1 अपॉन P2 बराबर ρ1 अपॉन ρ2 इंटू u1 अपॉन u2। ठीक है, प्रेशर इक्वल है तो इससे ये मर जाएगा, P1 बराबर P2 है तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये 1 बराबर ρ1 अपॉन ρ2 इंटू u1 अपॉन u2, ये इधर चले गए, तो u2 अपॉन u1 बराबर ρ1 अपॉन ρ2। अच्छा, जो वेलोसिटीज होती हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, u1 अपॉन u2 इक्वल्स टू ρ2 अपॉन ρ1। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है वही तो रेट ऑफ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 बराबर, अच्छा स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये भी क्या रहेगा स्क्वायर, और ये भी क्या रहेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास r1 अपॉन r2 क्या आ गया, रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। जो बोलते थे ग्राहम साहब, उसको भी काइनेटिक थ्योरी ने बिल्कुल सही प्रूव किया। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लो। ठीक है, r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू ρ2 अपॉन ρ1, ये ρ1। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, छाप लो इसको। आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, क्या ही था, सब बेसिक सी बातें हैं, सब बता के चले गए। ठीक, आप लोग अभी तक उसी में उलझे हुए हैं, बेसिक चीज़ों में। ठीक, चला आगे। अगला लॉ हमारा क्या है भाई साहब, डाल्टन साहब आए। अब देखिए डाल्टन साहब आए थे 1801 में, इस टाइम भी कुछ नहीं हो रहा था, केटीजी बस इनिशियल स्टेट में थी। क्या बोला जा रहा है, डाल्टन साहब ये बोलते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर हमने ढेर सारी गैस डाल दी, अलग अलग गैस डाल दी। ठीक है, वो गैस जो जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, तीनों गैस हमने कंटेनर के अंदर डाल दी। ठीक, तो उस पूरे कंटेनर में जो प्रेशर होगा वो उन गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का अगर एडिशन करेंगे तो प्रेशर हमको मिल जाएगा उस पूरे कंटेनर के अंदर। मतलब जैसे हीलियम का प्रेशर P1 है और नाइट्रोजन का प्रेशर P2 है, ऑक्सीजन का प्रेशर P3 है। ठीक, ये अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर था उनका उस कंटेनर के अंदर। ठीक, लेकिन जब हमने इन तीनों को डाल दिया तो जो नेट प्रेशर हमने पाया उस कंटेनर के अंदर वो इन तीनों का क्या हो गया, समेशन हो गया प्रेशर का। बेसिक लॉ यही कहता है। ठीक, क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, गैस कैसे होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस
occupying a given volume is equal to the sum of the partial pressure which each gas would exert if it alone occupied the same volume at the given temperature. ठीक है, सेम वॉल्यूम में डाली हूं, जो उनका क्या था, पार्शियल प्रेशर था, मतलब अलग अलग जो प्रेशर था उस कंटेनर के अंदर, अगर उसको समेशन किया जाए तो नेट प्रेशर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, हमने कंटेनर के अंदर गैस डाल दी, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर था, इसके अंदर अलग अलग गैसेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, ढेर सारी अलग अलग गैसेस पड़ी हुई हैं। ठीक, तो पहली गैस का प्रेशर जो हम निकालते हैं, तो P1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M1 N1 अपॉन 3V इंटू V1 का स्क्वायर। ये RMS वेलोसिटी है, मैंने डायरेक्ट लिख दी, मैं लिखना नहीं चाहता हूँ वो बार बार RMS। P2 इक्वल्स टू M2, ये दूसरी गैस है कोई, इसके मॉलिक्यूल्स N2 हैं, इंटू 3V इंटू V2 का स्क्वायर। ऐसे ही ढेर सारी गैसेस हैं, Pn, तो Mn और Nn अपॉन 3V इंटू Vn का स्क्वायर। n गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। अगर इनका सबका प्रेशर मैं ऐड करूं तो हमको नेट प्रेशर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए भाई, साहब तो यही कह रहे हैं, देख लेते हैं, प्रूव करते हैं। तो P नेट बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू जो nth गैस है उसका भी प्रेशर। ठीक, तो P1 क्या होगा, M1 N1 अपॉन 3V और V1 का स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इस n को, देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर बराबर क्या होता है, n होता है, तो n को क्या लिख लूँ, n इंटू एवोगाड्रोस नंबर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझ लेना। P1 को M1 इंटू N1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर अपॉन 3V इंटू V1 प्लस ऐसे ही M2 N2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर अपॉन 3V इंटू V2 का स्क्वायर, ये V1 का स्क्वायर, अप टू Mn Nn Na अपॉन 3V इंटू Vn का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये नेट प्रेशर आ गया। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ M1 V1 स्क्वायर बराबर हाफ M2 V2 स्क्वायर बराबर 3/2 KT बराबर हाफ MV स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं, पहले देख लो उसको, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, भाई काइनेटिक एनर्जी है ना, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लिखी है, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ MV स्क्वायर। ठीक है, क्या एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इससे पहले भी हमने यही किया था। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर सेम हो तो वो किसी भी गैस का कोई मॉलिक्यूल हो, सबकी क्या होती है, सेम होती है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/2 KT। ठीक है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, मास का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम M1 V1 स्क्वायर की जगह देखो, M1 V1 स्क्वायर बराबर M2 V2 स्क्वायर की बराबर MV स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो P नेट जो हमारे पास आया है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, M1 V1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, MV स्क्वायर, तो N1 Na इंटू V स्क्वायर MV स्क्वायर अपॉन 3V प्लस N2 Na इंटू MV स्क्वायर अपॉन 3V प्लस डेट डेट डैश प्लस Nn Na MV स्क्वायर अपॉन 3। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर हम MV स्क्वायर और Na को कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा, अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो P नेट क्या आ जाएगा, पहले तो 1/3
3v और एम वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया और एन ए को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा देखो जरा, एन ए एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया 3v, तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ठीक है, तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस अप टू जितने भी मोल्स हैं सबको ऐड कर दिया, ठीक है, तो 1/3v एम वी स्क्वायर एन ए, और यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर क्या होगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, सारे गैस के मोल्स को हमने जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली फाइनल प्रेशर हमारे पास पी नेट क्या आया 1/3v, अच्छा एन ए इंटू एन, ये क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन एम वी स्क्वायर, अच्छा एन एम ये टोटल मास आ गया अपॉन 3v इंटू वी का स्क्वायर, और ये क्या है आरएमएस वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होता था, शायद आपको पता हो कि p बराबर क्या होता था, एम एन टोटल मास अपॉन 3v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक, तो अलग अलग गैसेस का जब हमने पार्शियल प्रेशर जोड़ा तो ये किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ गया, ठीक भाई, ये पी नेट जो है वो p के ही तो बराबर है, टोटल प्रेशर के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस Pn, जितनी भी गैसेस हैं सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लॉज थे जो हमने कर लिए, इक्वेशन ऑफ स्टेट को जो डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, आप इसको छाप लो। अब सीधा हम लोग मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ठीक, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखो जरा, बोल रहा है कि इफ एन आइडियल गैस हैज वॉल्यूम V एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने क्या बोला है, कोई भी न्यूमेरिकल करो आप डेटा पहले लिख लो, क्योंकि डेटा सबसे ज़्यादा लफड़ा क्रिएट करता है, ठीक है, तो वॉल्यूम V इनिशियल कितना है बेटा, V है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना हो गया 273 प्लस 27 300 केल्विन, एंड इट इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ओ माय गॉड प्रेशर क्या है कांस्टेंट हो गया, कौन सा लॉ आ गया प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, ठीक है, सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1.5b, वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया भाई साहब 1.5b, ठीक, देन द वैल्यू ऑफ फाइनल टाइम टी फाइनल हमको नहीं पता क्या होगा, अब हमको पता है, देखो अगर आपको ना भी याद रहे फॉर्मूला कि चार्ल्स लॉ में क्या लगाते थे यार, तो आप निकाल लो ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, अब प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा है तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 लगा दो, तो V1 कितना था, V1 V अपॉन T1 कितना था 300 केल्विन बराबर V2 कितना है भाई साहब 1.5V अपॉन T2, V से V मर गया तो T2 कितना आ गया 15×45 450 केल्विन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो इसको चेंज कर लो, तो T2 बराबर 450 माइनस 273 10 में से 177 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, चार्ल्स लॉ पर बेस्ड था, ठीक है, टेम्परेचर हमको पता चल गया, चलो आगे भाई लेट्स गो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरफेस ऑफ द लेक इज, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है मैं आपको बता, पहले तो आप ट्राई करो, 1 सेकंड आप ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूं इसको, देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लेक है, ठीक है, और ये लेक जो है वो 20 मीटर इसकी हाइट है, ठीक, इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, डेप्थ इतनी है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम, यहाँ का टेम्परेचर आपको बताना है T बराबर, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ सीधी सी बात है, वाटर है वाटर है वाटर है, अब निकालते हैं, देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर, देखो ऊपर ऊपर तो प्रेशर क्या होगा 1 atm मतलब 10⁵ पास्कल, नीचे प्रेशर क्या होगा, ये P1 है ये P2 है, P0 प्लस रो जी एच, P0 कितना है 10⁵ प्लस रो कितना, पानी की डेंसिटी 1000 इंटू G 10 इंटू H कितना है 20, तो 20
2 गुणा 10 की घात 5, 1 2 3 4 5, तो 3 इंटू 10⁵ पास्कल आ गया। ठीक। अच्छा, यहाँ पर नदी का पानी तो, जो लेक का पानी है वो तो बदल नहीं रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपने देखो क्या काम किया, आपने कर दिया पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगा दिया, और आपको पता वॉल्यूम कांस्टेंट, तो P1/T1 बराबर P2/T2, और कैलकुलेट कर लो, सारा सब कुछ तो दिया ही हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? P1 आपको 10⁵ पास्कल, T1 आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 275 केल्विन बराबर P2 कितना है हमारे पास? P2 है 3 इंटू 10⁵, और T2 निकालना है। इससे ये मर गया। T2 कितना आ गया आपके पास? 5 दिया 15 के 5, हासिल 1, 7 21, 22 के 2, हासिल लगा 1, 2 3 दूनी 6, 1 7। सही है ना? 3 दूनी 6, 7 14, ठीक है। 5 दिया 15 के 5, हासिल लगा, ठीक, 275 केल्विन। अब आप देख रहे हो इसमें आंसर ही नहीं दिया, और ये टेम्परेचर अच्छा खासा है। ठीक, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तरीका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है कि अच्छा ऊपर देखो, ऊपर लेक का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और नीचे गर्म हो गई इतनी ज़्यादा, इतना टेम्परेचर बढ़ गया, ये कैसे हो गया? देखो पहली बात तो ये सॉल्यूशन ही गलत है। अच्छा, सॉल्यूशन गलत नहीं है, पानी गलत है यहाँ पर, क्योंकि पानी का बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इसको बोलते हैं। ठीक, पानी जो सबसे ज़्यादा डेंस होता है ना, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंस होता है। ठीक, आप याद रखना ये चीज़, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नीचे शिफ्ट होने लगेगा। ऊपर की लेयर जमी, वो नीचे शिफ्ट हुई धीरे धीरे, और बाकी लेयर ऊपर आ गई पानी की, जिसकी डेंसिटी क्या है? कम है। ठीक, सबसे ज़्यादा डेंस पानी कब है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो नीचे कौन सा पानी जमा होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस पानी का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। पानी कैसा होता है? सबसे ज़्यादा डेंस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो आंसर क्या होगा? सी। बहुत लोग नन ऑफ दीज लगा के आते हैं, ठीक है, और जहाँ +4 मिलना चाहिए वहाँ फालतू का -1 लेकर आते हैं। ठीक, तो आसान सवाल था, इसमें कुछ था भी नहीं। अगला सवाल क्या है भाई साहब? क्या कह रहे हैं ये कि अ गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हैविंग वॉल्यूम 100 ml इज मिक्स्ड विद अनदर गैस। ओहो, अनदर गैस के साथ मिला दिया, ऑफ इक्वल मोल्स, बराबर मोल हैं उसके, ठीक है, और उस गैस का टेम्परेचर प्रेशर कितना है? 0.5 atm एंड हैविंग वॉल्यूम 50 ml इन फ्लास्क ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर के फ्लास्क में मिला दिया। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? अरे हलवा सवाल है यार, क्या ही है इसमें, करते हैं अलग कलर से। देखो हमारे पास एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, सब कुछ लिख लेते हैं कंटेनर में क्या क्या दिया है। इसका वॉल्यूम है 100 ml, ठीक है, और इज मिक्सड विद अनदर गैस ऑफ इक्वल मोल्स, ठीक, एंड हैविंग वॉल्यूम 50 ml। इसका वॉल्यूम है 50 ml, ठीक है, इसके भी मोल n है, इसके भी मोल n है। इसका प्रेशर भाई साहब कितना है? 1 सेकेंड, गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब 10⁵ पास्कल, और इसका 0.5 atm, तो 0.5 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, पास्कल में चेंज कर लिया हमने। ठीक, अच्छा, जो मिला के नया कंटेनर है उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। अच्छा, लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब, और यहाँ पर ml है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो मिलीलीटर से सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इसको चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं। अच्छा, सब ml में ही है तो ml में ही कैलकुलेशन करते हैं, चलो ठीक है, चेंज कर लेते हैं। तो 100 इंटू 10⁻³ ये तो लीटर हो गया, और इंटू 10⁻³ ये मीटर क्यूब हो गया, इसको भी चेंज कर लो, तो 50 इंटू 10⁻⁶। ठीक, तो इसके अंदर जब डाला गया है, ठीक है, तो इसका फाइनल प्रेशर पूछा गया कि P भाई साहब क्या होगा। ठीक, अब एक चीज़ तो है कि इसके n मोल्स आई, इसके n मोल्स आई, ठीक है, तो इसके अंदर जो फाइनल मोल्स होंगे जो n+n होंगे। ठीक, अगर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएं तो मोल्स इन कंटेनर A, अगर ये कंटेनर A है, ये कंटेनर B है, ये कंटेनर C है, प्लस मोल्स इन कंटेनर B बराबर मोल्स इन कंटेनर C। सीधी सी बात है। अबे भाई गैस के मोल्स तो बराबर होंगे ना, जितना गैस यहाँ से निकाला, जितना गैस यहाँ से निकाला, बीच रास्ते में कहीं ऐसा तो नहीं फेंक फाक दी हो। ठीक, तो जब फेंकी नहीं है तो मोल्स क्या होने चाहिए? इकट्ठे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अच्छा, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू
एन आर टी। तो एन बराबर क्या होगा भाई, पी वी अपॉन आर टी, ये होगा एन बराबर पी वी अपॉन आर टी। तो यहाँ पर एन ए क्या है, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए क्या है 10⁵ इंटू वी वॉल्यूम, तो 100 गुणा 10⁻⁻⁶ अपॉन आर इंटू टी। भैया हमने क्या टेम्परेचर भी चेंज किया है? नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर को हमने हाथ नहीं लगाया है, ठीक, टेम्परेचर को हमने कुछ नहीं किया है। प्लस दूसरे वाले में मोल कितने आएंगे, तो प्रेशर कितना है 0.5 इंटू 10⁵5 इंटू पी वी, वी कितना है 50 गुणा 10⁻⁻⁶ अपॉन आर टी बराबर, इसके अंदर मोल सब निकालो। तो वॉल्यूम कितना है 10⁻³ इंटू प्रेशर पता नहीं वही निकालना है अपॉन आर टी। आर टी आर टी आर टी, इसमें मार दी गोली, सब खत्म। यहाँ पर क्या है 10⁵, यहाँ पर 10 ही बचा, 10 प्लस -6, ये खत्म ये खत्म, पचम 25, 2.5 बराबर 10⁻³ इंटू पी, ये कितना हो गया 12.5 अपॉन 10⁻³ बराबर पी। तो P कितना आ गया 12.5 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक, हलवा सवाल, ऐसा कुछ है ही नहीं क्या? अच्छा एटीएम में दिया हुआ है, एटीएम में यार, एटीएम में कन्वर्ट कर लो इसको, तो डिवाइड कर दो ना भाई, 10⁵ से डिवाइड कर दो, 12.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁵, ये एटीएम में आ गया, तो ये कट गया, 2 बचा, तो 0.125 एटीएम। ठीक, कुछ है ऐसा, ये रहा, छापिए, बढ़िया सवाल था। ठीक, आगे चलें, अगला सवाल देखो क्या है, क्या कह रहे हैं ये, टू गैसेस ए एंड बी हैविंग सेम प्रेशर P, वॉल्यूम B एंड टेम्परेचर T are mixed. If mixture has volume and temperature as V and T respectively, then pressure of the mixture is. अरे ठीक है यार, इसमें भी सब कहानी वही चल रही है, दो गैस हैं, एक A है और एक B है, हैविंग सेम प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, इसको मिक्स किया गया है एक नए कंटेनर में। ठीक है, वो बोल रहा है वॉल्यूम इसका भी V है, टेम्परेचर इसका भी T है, देन प्रेशर पूछा गया, तो P डैश बताओ। यहाँ पर भी मोल कंजर्व में यार, जितने मोल इसके हैं वही मोल कंजर्वेशन लगा दो, तो Na प्लस NV बराबर NC, ये क्या है NC है, तो भाई PV अपॉन RT प्लस इसका भी PV अपॉन RT बराबर इसका क्या है P डैश V अपॉन RT, V RT, तो P डैश बराबर P प्लस P, ये क्या हुआ ट्वाइस ऑफ P। आसान था, बहुत आसान था सर, बहुत आसान। छाप लो इसको, चला आगे। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्ट पे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें कुछ अलग अलग कहानी बोलेगी, समझो जरा इसको। क्या बोल रहा है कि एयर इज फिल्ड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ वेसल ऑफ ओपन माउथ। हमारे पास एक कोई वेसल है, ओपन माउथ वेसल है, ठीक है, ऊपर से ये खुला हुआ है, ठीक है, इस पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक, इसमें क्या भरा जा रहा है, एयर भरी जा रही है, ठीक। द वेसल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ T, ठीक, दैट 1/4 पार्ट ऑफ द एयर escapes। अब देखो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए कि n थे इसके पास, ठीक है, टेम्परेचर T था, वॉल्यूम इसका तो V है, ठीक। अब इसी फ्लास्क को हमने क्या किया, हीट कर दिया, इसको हमने हीट प्रोवाइड की डेल्टा Q, इसको हीट दे दी, ठीक, टेम्परेचर इसका क्या हो गया T हो गया। अब बोल रहे हैं T सो दैट 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द एयर एस्केप्स, मतलब 1/4 मोल गायब हो गए, तो बचे मोल कितने n माइनस n/4, तो 3n/4 इसके अंदर मोल्स बचे हैं, ठीक है, बच गए कोई बात नहीं भाई, बच गए तो बच गए, अच्छी बात है, बच गए, ठीक।
आगे का बोला है ज्यूमिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेसल रिमेनिंग कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ टी इज, वॉल्यूम तो वी है ही, अब आपसे क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ टी। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम कहें पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, एन आर टी, तो यहां आप क्या जुगाड़ कर सकते हैं, जरा दिमाग लगाओ, क्या जुगाड़ कर सकते हो, लगाओ दिमाग। मेरे हिसाब से वॉल्यूम तो सेम है और प्रेशर भी सेम है, ठीक, तो पी बी अपॉन आर बराबर एन टी, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कुछ ऐसा ऐसा लग नहीं रहा है आपको, जरा देखो, प्रेशर की कोई बात नहीं की, प्रेशर क्या है, सेम है, ठीक, वॉल्यूम वेसल का सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, आर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट नहीं हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एन इनिशियल टी इनिशियल बराबर एन फाइनल टी फाइनल, हलवा हो गया। अब क्या बचा, अरे भाई पहली वाली गैस के लिए, दूसरी वाली गैस के लिए, ठीक, तो एन इनिशियल कितना था, एन था, टी इनिशियल 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन में चेंज कर लें क्या, आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिया, कैल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो 273 प्लस 60, 3 333 333 बराबर एन फाइनल कितना है, तो 3n/4 इंटू टी फाइनल, एन से एन मर गया, तो टी फाइनल बराबर 333 इंटू 4/3, 3333111, ये कैल्विन आ गया, 444 कैल्विन, ओहो 444 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो 444 माइनस 273, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 14 में से 7, 7 बचा, 3 में से 2, 71 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये लगा के आते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर ये रहा, और जैसे ही ये लगाया ये -1 ले गए, +1 की जगह, +4 की जगह। ठीक, आसान सवाल था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, छापो इसको, चलो आगे। काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिए ज़रा, थोड़ा सा समझिए। बोल रहा है कि एन इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ गैस हैज़ 2 चैम्बर्स सेपरेटेड बाई एन इंसुलेशन पार्टीशन। ठीक है, हम एक गैस चैम्बर बनाते हैं और ये गैस चैम्बर कैसा होगा, इंसुलेटेड होगा, ठीक है, इंसुलेटेड गैस चैम्बर है, ये रहा भाई साहब, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा ऐसा क्यों बनाया, आप लोग अभी पूछेंगे, भाई हमें इंसुलेटेड दिखाना है ना, अच्छे से इंसुलेटेड दिखाएंगे, बढ़िया से, तकनीक है हमारे पास, व्यवस्थाएं हैं प्रॉपर, सारी की सारी, कलर भी भरेंगे। इंसुलेटेड किससे दिखाते हैं, ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इंसुलेटेड इससे दिखाते हैं, हाँ, ये कलर आपको दिख भी जाएगा, ये ये ये, ठीक है, ये इंसुलेटेड बाउंड्री है, ठीक, ये क्या है आपकी, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री है, एडियाबैटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हमने विभाजित कर लिया है 2 कंटेनर्स में। अब वो बोल रहा है कि वन ऑफ द गैस चैम्बर हैज वॉल्यूम V1, ठीक है, एंड कंटेन्स आइडियल गैस एट प्रेशर P1, ठीक है, ओके भाई P1, एंड टेम्परेचर T1, ओ माय गॉड, टेम्परेचर T1, द अदर चैम्बर हैज वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 होगा इसका भी, ठीक है। इफ द पार्टीशन इज रिमूव विदाउट डूइंग एनी वर्क, ये जो पार्टीशन है ये वाला है, ये आपको दिख रहा है ना, ये पार्टीशन है, ठीक है, बिना वर्क किए इसको चुपके से हटा देते हैं आराम से। व्हाट विल बी द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द कंटेनर, तो फाइनल टेम्परेचर देखो बाद में क्या हुआ, जैसे ही इसको हटाएंगे ये आपस में मिक्स करेंगे, अब मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है, ठीक, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग करिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको लगाइए, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं देखते हैं।
अच्छा पॉज करके आप लगाइए यार, मैं काहे के लिए समय दे रहा हूँ फालतू में आपको। देखो पहली चीज़ तो ये है, इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है अलग अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हमने प्यार से हटा लिया, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो इसके पास एनर्जी होती कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? ठीक है, 3/2 PV, तो P1 V1। एक काम करते हैं, 3/2 N1 R T1 प्लस 3/2 N2 R T2। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने N1 मान ली है और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने N2 मान ली है, ठीक। अच्छा काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखो जरा, जब ये मिक्स हो गए होंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो गए होंगे। तो 3/2 N1 प्लस N2 इंटू T टेम्परेचर। अब हमें नहीं पता क्या है टेम्परेचर T, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल आ गई। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? अगर मैं N1 को लिखूंगा तो P1 V1 अपॉन R T1। अगर N2 को लिखूंगा तो P2 V2 अपॉन R T2। ठीक, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब लिख सकते हैं तो भाई कैलकुलेट भी कर सकते हैं फिर हम। कैसे? ज़रा ध्यान से देखो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल बराबर क्या होना चाहिए? के फाइनल होना चाहिए सर, ठीक है भाई। तो 3/2 N1 R1, 3/2 3/2 3/2 कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ पर N1 R T1 प्लस N2 R T2 बराबर N1 प्लस N2, अच्छा R यहाँ पर रह गया, R यहाँ पर रह गया, N1 प्लस N2 R T। R भी मर गया, N1 की जगह क्या डाल दोगे बेटा आप? P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2 इंटू T2 बराबर N1, अच्छा N1 अपॉन N2 की वैल्यू डाल दो। तो P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2 इंटू T। देखो R T2 T1 T1, यहाँ पर T1 होगा, T1 कैंसिल हो गया। तो P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर P1 V1 T2 P1 V1 प्लस P2 V2 T1 अपॉन T1 T2 इंटू T। तो T चाहिए तो T आपके पास आ गया। T क्या आ गया? निकल आया T। T क्या है? ये ऊपर चला जाएगा तो P1 V1 प्लस P2 V2 T1 T2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। दिस इज द फाइनल आंसर। अरे यार थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं था इसमें खास, क्या ही था, क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन नेक्स्ट सा, ठीक है। कुछ इसमें बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा था, छोटा सा सवाल था। चलें आगे, चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ O2 गैस, relative molar mass 32 at a temperature T, the pressure of the gas is P. An identical vessel containing 1 mole of helium gas at temperature 2T has pressure of, यार क्या फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप खुद ही कर लेना, बहुत आसान है, ठीक। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर 2P आ जाएगा, ठीक है, कर लेना खुद से ही। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट अ लार्ज एयर बबल राइजेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक टू द सरफेस, its volume gets doubled. Find the depth of the lake. Take atmospheric pressure equals to 0.76 मीटर ऑफ Hg। अरे वही बोला गया है यार, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, कुछ अलग नहीं बोला गया है। घबरा जाते हैं देख के कि ये क्या है 0.76। अरे ठीक है, 76 सेंटीमीटर बराबर क्या होता था? 10⁵ पास्कल के, और यही 1 ATM के बराबर होता था। वही तो लिखा हुआ है यार, घबरा काहे रहे हो? ठीक है, देख लेते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक, ठीक, ये रहा बबल, ठीक, यहाँ पर इसका वॉल्यूम हम V ले लेते हैं,
ठीक, सरफेस इट्स वॉल्यूम गेट्स डबल, यहाँ पर ये जब बबल पहुंचा तो वॉल्यूम 2v हो गया। ठीक, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक, यहाँ पर प्रेशर आपका क्या होगा 1 atm मतलब 10⁵ पास्कल। ठीक है, अच्छा हाइट हमको नहीं पता, तो हाइट अगर आप निकालोगे, हाइट मान लेते हैं h है। ठीक, तो यहाँ प्रेशर, प्रेशर इनिशियल बेटा कितना होगा, ये P फाइनल है, रो जी एच प्लस पी नॉट, पी नॉट प्लस रो जी एच, भाई पी नॉट तो ऊपर था, रो जी एच और नीचे बढ़ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, टेक एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ओके। तो प्रेशर फाइनल, प्रेशर इनिशियल अगर हम निकालें तो 10⁵ इंटू 10 एच प्लस 10⁵ ठीक है, तो h इंटू 10⁴ प्लस 10⁵। अब देखो जरा, वॉल्यूम यहाँ 2v हो गया, यहाँ b है। ठीक, अच्छा क्या चेंज नहीं हो रहा है, जरा इस चीज को सोचो, क्या चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो काम बन गया हमारा, बस वही तो चाहिए था। कैसे, देखो जरा, पी वी इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी, तो पी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर की कोई चर्चा ही नहीं चलाई है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर बदल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है h इंटू 10⁴ इंटू, सॉरी P1 कितना है h इंटू 10⁴ प्लस 10⁵ इंटू v बराबर, ऊपर वॉल्यूम कितना 2b इंटू प्रेशर कितना 10⁵, तो v से v खत्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास h इंटू 10⁴ बराबर 2 इंटू 10⁵ माइनस 10⁵, h इंटू 10⁴ बराबर 10⁵, इससे ये कैंसिल, h इक्वल्स टू 10 मीटर। कोई और है ऑप्शन ऐसा, देखो 10 मीटर आया है, अगर हम g की वैल्यू 9.8 लेते, ठीक है, यहाँ पर g थोड़ा सा खेला करा है, अगर g की वैल्यू 9.8 लेते तो हमारे पास ये आंसर आ जाता। ठीक, तो आप इसको टिक लगा लो। ठीक है, रो जी की वैल्यू हमने 10 ले ली ना, इस वजह से। ठीक है, यहाँ 10 नहीं लेना था। चला आगे भाई, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, अ बलून कंटेन्स 500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, what will be the increase in volume of the gas if the balloon rises to a height where temperature is -3 डिग्री सेंटीग्रेड and pressure 0.5 atm। ठीक है, देखो ये बोल रहा है बलून अभी नीचे है, ठीक, यहाँ पर इसका वॉल्यूम बलून का कितना है 500 मीटर क्यूब, हीलियम गैस है, टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रेशर कितना है 10⁵ पास्कल। अरे 1 atm बोला ना, वट एटमोस्फेरिक प्रेशर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द बलून राइजेस टू अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज। अब टेम्परेचर यहाँ पर -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब टेम्परेचर 273 में से 3 घटा दो तो 270 केल्विन रहा। प्रेशर बेटा यहाँ पर कितना हो गया 0.5 atm, तो 0.5 इंटू 10⁵। ठीक, अच्छा वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर रहा है, v फाइनल कितना होगा वो हमको नहीं पता है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ कांस्टेंट रहेंगे बलून के अंदर, भाई जितनी गैस थी पहले उतनी ही गैस है, वॉल्यूम बढ़ गया गुब्बारे का, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स को मत बढ़ा देना कि सर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो गैस के मोल्स भी तो बढ़ गए, अरे काहे के लिए बढ़ गए होंगे, सेम ही तो रहेंगे, जितना मोल्स पहले थे उतनी गैस तो अब भी है, बस वॉल्यूम ही तो बढ़ा है, गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ गया है ना भाई। ठीक है, गैस का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ा है, गैस का वॉल्यूम भी बढ़ा है, गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ा है, तो गैस का ऑब्वियस सी बात है गैस को ज़्यादा स्पेस मिला होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सेम रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर पी वी इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी, तो एन इक्वल्स टू क्या होगा पी वी अपॉन आर टी, तो एन इनिशियल बराबर एन फाइनल कर दो, एन फाइनल। ठीक, लगा दो फॉर्मूला, इनिशियल तो 10⁵ पी वी कितना है 500 अपॉन आर इंटू टी कितना है 300 बराबर
फाइनल कितना है P, 0.5 इंटू 10⁵ इंटू V कितना है, अच्छा वही तो चाहिए, B अपॉन R इंटू टी कितना 270, R से R खल्लास, इससे 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 ये खत्म हो गया। अच्छा 10⁵ से 10⁵ मर गया, ये नीचे एक और 10, ठीक। तो 5 गुणा 2700 डिवाइड बाई 3 गुणा 5 बराबर V। तो 3 नेम 27, 5 से 5, तो वॉल्यूम बराबर 900 मीटर क्यूब। छाप लीजिए। ओफो 900 है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ई ऑप्शन वाला लो 900 मीटर क्यूब, ठीक है, और ये सही है, ठीक। छापो इसको। आसान है। चला आगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या बोल रहा है, अ वेसल कंटेन्स टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस नियोन एंड ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या दिक्कत है, देखो पी वी इक्वल्स टू क्या होता है एन आर, ठीक, ठीक है। तो P1V, अच्छा एक ही डब्बे के अंदर है तो वॉल्यूम तो सेम होगा, बराबर एन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो वो ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन इंटू N1 इंटू आर इंटू टी, टेम्परेचर भी क्या है सेम है, ठीक है। ऐसे ही P2V बराबर N2 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, और N बाई Na क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो N बराबर N इंटू Na, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो N1 इंटू Na अपॉन N2 इंटू Na, इससे ये मर गया, ठीक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो P1 अपॉन P2 बराबर N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2 कितना दे रखा है, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स 3:2, तो ये N1 अपॉन N2, और एक किसके बराबर हो गया 3/2 के, तो पहले का आंसर आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, दोनों का क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक। आगे क्या बोल रहा, मास डेंसिटी ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन इन द वेसल, अब मास डेंसिटी पूछ लिया है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को कुछ ऐसा लिख दूं, मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस 2 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस 2 बराबर 3/2। तो मास ऑफ गैस 1, देखो मास ऑफ गैस 1 अपॉन मास ऑफ गैस 2 इनटू, ये ऊपर चला गया, तो मास मोलर मास ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 1 बराबर 3/2। मोलर मास आपको दिए गए हैं, देखो जरा ध्यान से, गैस 1 का कितना दिया गया है, नियॉन का 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 है 20.2, और उसका कितना है ऑक्सीजन का है 32.2, तो स्मॉल m1 अपॉन m2 बराबर 3/2 इंटू मोलर मास ऑफ 1 अपॉन मोलर मास ऑफ 2, कितना आ जाएगा बेटा ये 3/2 इंटू मोलर मास ऑफ 1 कितना है 20.2 अपॉन 32, ये आ गया 2 एकन 0 एकन, कितना आ गया 303 अपॉन 320, ठीक। अब आपसे डेंसिटी का रेशियो पूछा है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होती डेंसिटी, तो m1 अपॉन v इंटू M2 अपॉन v बराबर 303 अपॉन 320,
वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो रो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, रो 2 आ जाएगा, 303 अपॉन 320, खत्म कहानी। आसान था। ठीक, इसमें था ही क्या। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब मेरा मन नहीं कर रहा, आप लोग खुद से कर लीजिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ये होगा और ये क्वेश्चन और होगा शायद। हाँ ठीक है, ये रहा। इसके बाद कहानी खत्म। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं, आप घर पे करिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक, उस पर चर्चा करेंगे कल। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से दोबारा करिए। ठीक है, ज़्यादा स्पीड 2 में मत बढ़ाइए, ना भगाइए। कॉपी किताब लेकर बैठिए बढ़िया तरीके से, और सारा दोबारा से सब लिखो, प्रॉपर तरीके से समझो, और सारे क्वेश्चन बार बार करो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कल मिलते हैं हम लोग अपना थर्ड लेक्चर लेकर। आरएमएस वेलोसिटीज़ पर बात करेंगे, मैक्स वेलियन कर्व पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कल बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।